लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैंग ने ऑर्क विलेज के गार्डियन को डिफीट कर होली स्वॉर्ड हासिल कर ली थी। इस स्वॉर्ड से पोर्टल ओपन कर वो एक जगह पर पहुंचा जो असल में सेंटिस का ही रूम था, क्योंकि वहां उसे उसका बैग दिखा जिसे सेंटिस ने सबसे छुपा कर रखा था। आगे हम देखते हैं कि हीरोज प्रिंसेस एथना और सेंटिस के साथ हंटर्स विलेज आ चुके हैं। ये वही विलेज है जहाँ कैंग ने चीफ के साथियों को मार सिलेबस को बचाया था। हीरोज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, पर हमें एक खास बात पता चलती है। बहुत जल्द हीरोज के बीच एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसके विनर्स को इस किंगडम की फेमस मैजिक एकेडमी अटेंड करने का सुनहरा मौका मिलेगा। सेंटिस इन्वेस्टिगेट करने उसी बेसमेंट में आ चुकी है जहां सेलेबस को बाकी एल्फ्स के साथ बंदी बनाकर रखा गया था। सेंटिस नए विलेज हेड से उस स्ट्रेंजर के बारे में पूछती है जिसने सेलेबस को बचाया था। विलेज हेड बताता है कि वो एक कम हाइट और छोटे बालों वाला लड़का था जो देखने भालने में बाकी हीरोज जैसा लग रहा था। नाइट को शक है कि शायद वो स्ट्रेंजर कैंग है जिसके पास कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर है, पर सेंटिस कहती है कि एक लेवल 1 हीरो कभी भी नल्स को मार नहीं सकता, क्योंकि उनके हीरोज ने भी जब नल्स से फाइट की थी तो उनका भी बड़ा बुरा हाल हुआ था। सेंटिस सोच रही है कि उस स्ट्रेंजर हीरो को आखिर ब्लेसिंग किसने दी, क्योंकि सारे गॉड्स तो शुरू से ही टेंपल में उनके साथ मौजूद रहे हैं। नाइट के पूछने पर कि अगर वो स्पिरिट जिसने नल्स को फॉरेस्ट में मारा है और बैग का ओनर एक ही इंसान हुए तो सेंटिस कहती है कि गॉडेस उनके साथ है, सारे हीरोज भी उनके कंट्रोल में हैं, जिससे गॉडेस की गलतियों का पता किसी को भी नहीं चलेगा। फिलहाल उस अननोन हीरो के बारे में कोई नहीं जानता और उसके जिंदा होने का एविडेंस भी उसके पास एकदम सुरक्षित है। बाहर हीरोज सेंटिस का वेट कर रहे थे और चॉय सोच रहा है कि ये टूर्नामेंट तो वही जीतेगा क्योंकि उसे कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं है। कभी उसे फॉरेस्ट में किसी की परछाई दिखी जो उनके करीब आती जा रही थी। उसे नल समझकर वो बाकी हीरोज को भी वार्न करता है, पर हम देखते हैं कि वो परछाई असल में ओहानो की है जो बहुत बुरी तरह घायल है। ओहानो कहता है कि ये असली बैटल की इंजरीज हैं जो वो हीरोज कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जिस पर चॉय इसे एक बहाना बताते हुए शो ऑफ कर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। ओहानो भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है, पर वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जैसे मानो उसकी मैजिकल पावर्स लेवल अप हो चुकी हों। आर्या उन्हें रोकते हुए कहती है कि ऐसे फाइट करना अनफेयर है क्योंकि ओहानो पहले से ही बुरी कंडीशन में था। तभी सेंटिस वहां आ जाती है और क्योंकि वो भी इस फाइट को देखने में इंटरेस्टेड थी तो वो ओहानो को हील कर उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। कुछ दिन पहले जब ओहानो के स्लेव्स को उससे चुरा लिया गया था तो उसे अपनी कमजोरी पर बहुत गुस्सा आया, जिससे उसे एक ब्लेसिंग मिली। इस ब्लेसिंग का नाम वेंजेंस है जो उसे बैटल में उसके ओपोनेंट जितना स्ट्रॉन्ग बना देती है। जितने ज्यादा लोगों से वो बदला लेता जाएगा आगे चलकर वो उतना ही पावरफुल बनेगा। अपनी पावर्स जल्दी बढ़ाने के लिए बैटल में सबसे पावरफुल ओपोनेंट को चुनौती देना जरूरी था और इसीलिए उसने चॉय का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। फाइट एक पावरफुल क्लैश के साथ शुरू हुई जहां दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। ओहानो ने अपनी नई पावर्स का यूज कर एक बड़ा फायरबॉल क्रिएट किया जिससे उसने चॉय पर अटैक कर दिया। चॉय भी अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स का यूज कर आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। ओहानो के अटैक्स का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। चॉय ने ओहानो को डिफीट करने के लिए जैसे ही उस पर फाइनल अटैक किया, ओहानो की स्पेशल ब्लेसिंग अपने आप एक्टिवेट हो गई और वहां एक बड़ा इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा पावरफुल था जिससे चॉय और ओहानो दोनों बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए और उनकी बैटल ड्रॉ हो गई। वहीं दूसरी तरफ कैंग भी सिटी में वापस आ चुका है जहां वो डीमन को देखकर हैरान है, क्योंकि डीमन ने कहा था कि वो उसके आने से पहले ही सिटी छोड़कर चला जाएगा। डीमन बताता है कि वो सिटी से इसीलिए नहीं निकल पाया क्योंकि प्रिंस एल्सिस स्वॉर्ड मास्टर इस समय सिटी में आए हुए हैं। एल्सिस किंगडम का तीसरा सबसे ताकतवर नाइट है जिसे स्वॉर्डमैनशिप प्रोडिजी भी कहा जाता है। डीमन को उससे डर लगता है क्योंकि वो एक होली नाइट है जिसे सेंटिस की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि एल्सिस कैंग से मिलना चाहता है। ये खबर डीमन को लेडीज ने दी है जो कैंग के रूम में आ चुकी थी और उसे वापस सिटी में दिख बेहद खुश हैं। डीमन कहता है कि अब उसका काम पूरा हुआ और वो कैंग के साथ आगे ट्रैवल नहीं करना चाहता। कैंग इससे नाराज है क्योंकि वो अपना इकलौता ट्रांसलेटर नहीं खोना चाहता, जिस पर डीमन उसे सुझाव देता है। कैंग को एक ऐसे स्लेव की जरूरत है जिसके पास डीमन की तरह लैंग्वेज ब्लेसिंग हो और जो उसका ट्रांसलेटर बन उसकी हेल्प कर सके। कैंग को डीमन का विश्वास नहीं है क्योंकि ऐसे स्लेव्स बहुत रेयर होते हैं, पर डीमन कहता है कि उसने हंटिंग कर जो इतना पैसा इकट्ठा किया है उससे नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लेडीज कैंग को किसी नोबल से मिलवाना चाहती हैं तो वो उसे उनके साथ चलने को कहती हैं। अब जब रॉयल्टी से मिलने जाना है तो बंठन के जाना पड़ेगा, तो कैंग भी सूट बूट में लेडीज के साथ एक मैंशन में आ चुका है। वो अंदर जा तो रहा है पर इससे अनजान है कि वहाँ उसका कौन इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि कैंग
कैंग बेकार किस्मत का बादशाह है क्योंकि वो खुद ही प्रिंस एल्सिस से मिलने उनके मैंशन में आ चुका था। एल्सिस कहता है कि वो काफी टाइम से कैंग से मिलकर उसका शुक्रिया करना चाहता था। कैंग हैरान है क्योंकि एल्सिस के पास लैंग्वेज ब्लेसिंग है और वो दोनों एक दूसरे की बातों को बड़े आराम से समझ पा रहे थे। एल्सिस खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कैंग को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसने ना ही केवल ऑक्स को मारकर किंगडम की हेल्प की थी बल्कि रॉयल लेडीज को बचाकर उनके परिवारों की इज्जत भी बचाई थी। एल्सिस आगे कहता है कि वो उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स से काफी इम्प्रेस्ड है और इसीलिए वो उससे स्वॉर्ड फाइट करना चाहता है, पर सबसे पहले घर आए गेस्ट की खातिरदारी करना जरूरी है। तो वो कैंग के लिए रॉयल डिनर का इंतजाम करता है और कैंग भी पहली बार इतना अच्छा खाना देख अपने सारे मैनर्स भूल खाने पर टूट पड़ता है। मैंशन में आते वक्त लेडीज ने गलती से कैंग का नाम मिसप्रोनाउंस कर गैंग हेंसू बता दिया था और एल्सिस भी यही उसका असली नाम समझ रहा था। एल्सिस उससे उसके हीरो कर्स के बारे में पूछता है, जिस पर कैंग झूठ बोलता है कि एक बार उसने एक फेरी को हीरो के हरासमेंट से बचाया था। हीरो को बैटल में हराने के बाद उसे हीरो कर्स और फेरी की ब्लेसिंग मिली। एल्सिस को उस पर यकीन है पर वो उसे यहाँ बुलाने का असली रीजन बताता है। रिसेंटली किंगडम के सारे ऑक्स मारे जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी ने मैजिक से उनकी पूरी प्रजाति का अंत कर दिया हो। कैंग बताता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही ऑक्स को मार दिया था, जिस पर एल्सिस थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि अगर ऑक्स को मारना किसी साधारण व्यक्ति के लिए इतना ही आसान होता तो वो जो एक रॉयल नाइट है उसने कब का ऑक्स को मार दिया होता। एल्सिस का गुस्सा लेडीज ने भी फील किया और फाइनली उनके स्वॉर्ड फाइट की घड़ी आ चुकी थी। सभी लोग मैंशन से बाहर आ गए हैं पर मौके की गंभीरता को समझते हुए कैंग अपनी होली स्वॉर्ड नहीं निकालता। वो केवल डैगर से फाइट करना चाहता है पर डैगर देखते ही एल्सिस हैरान हो गया क्योंकि कैंग के पास फेरीज का रॉयल डैगर था। एल्सिस का डैगर में इंटरेस्ट देख कैंग उसे भी छुपा लेता है और डेमो के लिए बस अपनी उंगली पर रेड ऑरा क्रिएट कर लेता है। उसे ऐसा करते देख वहां खड़े सभी लोग चौंक गए और एल्सिस भी हैरान हो गया। एल्सिस भी इस टेक्निक को यूज करना जानता है पर मेन बात यह है कि ये बेहद डेंजरस टेक्निक है। कैंग ने जो बड़े आराम से डेमो में दिखाया उस टेक्निक पर महारत हासिल करने में एल्सिस को कई साल लग गए थे। लेवल 1 होने के बावजूद कैंग का ऐसा प्रदर्शन देख एल्सिस उसे अपनी स्पेयर स्वॉर्ड गिफ्ट में देता है। मैदान तैयार है और एल्सिस कैंग को पहला अटैक करने के लिए कहता है। इतने स्ट्रॉन्ग नाइट को अपने सामने देख कैंग से भी रहा नहीं गया और उसने अपनी पूरी पावर को आजमाने का सोचा। कैंग ने अपनी आउटसाइडर और फेरी ब्लेसिंग को साथ में एक्टिवेट किया जिससे एक पावरफुल रेड एनर्जी क्रिएट होने लगी। उस ऑरा ने कैंग को कवर कर लिया और कैंग ने अपनी पूरी पावर से एल्सिस पर अटैक किया। एक विशाल रेड फोर्स क्रिएट हुई और इस अटैक की पावर को एल्सिस की गिफ्टेड स्वॉर्ड भी झेल न सकी। कैंग घबरा गया और मौका देखते ही मैंशन से भाग निकला पर एक और स्वॉर्ड भी कैंग की पावर से टूट गई थी। किंगडम का तीसरा सबसे पावरफुल नाइट एल्सिस भी कैंग के सामने टिक न सका और उसकी पावर्स का स्वाद चख उसके मन में कैंग के लिए इज्जत बढ़ गई थी। दूसरी तरफ सेंटिस अपने रूम के बाहर खड़ी है जहाँ की अजीब सिचुएशन देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके रूम में किसी के जूतों के निशान हैं, जिसका मतलब है कि कोई अनजान व्यक्ति उसके रूम में आया था। अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि पूरे रूम से केवल एक ही चीज गायब थी। कैंग का बैग जो गॉडेस की गलतियों का प्रतीक है वो सेंटिस के रूम से चुराया जा चुका था। ये देख सेंटिस की चिंता बढ़ गई और गॉडेस भी वहां आ गई। बैग चोरी होने की खबर सुन गॉडेस का खून खौल गया पर क्योंकि वो कैंग की लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकती थी तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। परेशान सेंटिस एल्सिस को कांटेक्ट कर ऑक्स की मास किलिंग की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। एल्सिस बताता है कि उन्होंने एक और को पकड़ लैंग्वेज ब्लेसिंग का यूज कर जब उससे इस सब के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि एक बेहद खतरनाक डीमन ने सभी ऑक्स को मारा था और हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ कैंग की बात की जा रही है। सेंटिस एल्सिस इस मैटर पर कड़ी निगरानी रखने को कहती है, जिस पर एल्सिस उसे एक सुझाव देता है। कैंग का फेरी को हीरो की हरासमेंट से बचाने वाला झूठ सच मानकर एल्सिस सेंटिस को इसकी सूचना देता है। सेंटिस को लगा कि ओहानो का काम है पर एल्सिस कहता है कि ऐसा फ्यूचर में होने से रोकने के लिए वो एक नाइट को हायर करना चाहता है। सेंटिस इसकी परमिशन देती है क्योंकि इस समय वो भी काफी बिजी है, उसे जल्दी ही फेरी किंगडम भी जाना है तो वो इन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। एल्सिस बेहद खुश है क्योंकि वो कैंग को ही अपने नए नाइट की पोजीशन के लिए हायर करना चाहता है। दूसरी तरफ कैंग बहुत डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसने एल्सिस का मर्डर कर दिया है और इसीलिए वो जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता है। कैंग ने तुरंत होली स्वॉर्ड यूज कर पोर्टल ओपन किया और इतना हाई क्लास मैजिक उसे यूज करते देख डीमन के भी होश उड़ गए। कैंग ने डीमन को बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए उसे नॉर्दर्न सिटी गेट्स पर मिलने को कहा। इसके बाद वो पोर्टल में चला जाता है और विलेज पहुंच वो ह्यूमंस के लीडर से उसकी शिफ्टिंग में हेल्प करने को कहता है। इसके बाद सभी ह्यूमंस काम पर लग जाते हैं। गार्डियन कैंग से कहता है कि उसने आज तक कई बार बेइज्जती सही पर उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो कैंग से वीक है। कैंग इसे अपनी तारीफ समझकर खुश है और वो वापस डीमन के पास चला जाता है। डीमन के पास पहुंचने पर कैंग उसे
बताता है कि वो इस समय बस सेंटिस से दूर भागना चाहता है। तो डीमन उसे नॉर्थ की तरफ चलने का सुझाव देता है क्योंकि वहां पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्लेव मार्केट है जहां कैंग को लैंग्वेज ब्लेसिंग वाला स्लेव मिल सकता है। स्लेव मार्केट दूर है पर समय कम होने के कारण कैरेजेस का इंतजार नहीं किया जा सकता था। कैंग डीमन को गोद में उठाकर भागना शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वो स्लेव मार्केट पहुंच जाते हैं जहां की चहल पहल देख वहां की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता था। कैंग स्वॉर्ड से कहकर अपना पैसों वाला बैग मंगवाता है और स्वॉर्ड की एबिलिटी देख डीमन उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है। उसने कैंग से स्वॉर्ड चेक करने के लिए मांगी पर स्वॉर्ड पकड़ते ही उसे जोर का झटका लगा क्योंकि वो एक होली स्वॉर्ड है जिसे कोई भी डीमन हाथ नहीं लगा सकता था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्लेव ओनर अपनी स्लेव को डांटते हुए दिखा जिस पर कैंग को गुस्सा आया पर डीमन इसे स्लेव बेचने की टेक्निक बताता है। स्लेव को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है और ओनर स्लेव को सबके सामने इसीलिए डांट रहा था ताकि कमजोर दिल वालों को उस पर दया आ जाए और वो उस स्लेव को ओनर से खरीद लें। इसके बाद डीमन कैंग को एक स्पेशल जगह पर ले जाता है जहां हाई एंड स्लेव्स सेल किए जाते हैं। ये स्लेव्स हायर स्पीशीज के हैं जिन्हें हर कोई खरीद नहीं सकता। वहां पहुंचने पर डीमन बताता है कि उन्हें एक ऐसा स्लेव चाहिए जिसके पास लैंग्वेज ब्लेसिंग हो। कैंग पीछे से कहता है कि स्लेव उसके साथ ट्रैवलिंग करने में भी कंफर्टेबल होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनके पास ऐसा स्लेव है और वो उन्हें एक दूसरे रूम में ले जाती है जहां कई स्पीशीज के हाई एंड स्लेव्स मौजूद थे। पावरफुल होने के बाद भी ये स्लेव्स इस फैसिलिटी से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास स्लेव की ब्लेसिंग या कर्ज था। इस ब्लेसिंग या कर्ज से अगर स्लेव अपने ओनर के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना करता है तो उसे बहुत असहनीय दर्द महसूस होता है। कैंग को उसकी स्लेव से मिलवाया जाता है जो एक हाई लेवल डीमन है। स्लेव का नाम डेओरका है और उसकी स्टेटस विंडो देख कैंग उसे तुरंत खरीद लेता है। इतनी हाई लेवल डीमन को मतलब ही कैंग का स्लेव बनते देख डीमन को उसकी कंडीशन पर दया आ गई पर एक लो लेवल वीक डीमन को उसकी चिंता करते देख डेओरका उस पर ही भड़क गई। कैंग ने कुछ और स्लेव वर्कर्स को भी छोटे मोटे कामों के लिए परचेज किया था। डीमन कहता है कि वो कैंग के साथ जर्नी कंटिन्यू करना चाहता है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि तभी उस पर किसी ने अटैक किया। कैंग के कई सारे स्लेव्स खरीदने की खबर स्लेव थीव्स को मिल चुकी थी और वो कैंग के स्लेव्स को चुराने आए थे। कैंग उन्हें मजा चखाता है पर तब तक गार्ड्स भी वहां आ चुके थे। कैंग इस सब में नहीं फंसना चाहता था तो वो सिटी से बाहर फॉरेस्ट में चला जाता है जहां थोड़ी देर बाद डीमन को भी होश आ चुका था। तभी अचानक कैंग पर डेओरका ने पीछे से अटैक किया जिसे वो डॉज कर उसका हाथ पकड़ लेता है। डेओरका ने कैंग को वीक समझकर उस पर दोबारा अटैक किया पर अब कैंग भी अपनी पावर्स से उसे जवाब देना चाहता था। उनकी फाइट में डेओरका का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो गया जिससे हैरान होकर उसने कैंग से पूछा कि क्या वो वाकई लेवल 1 है। ये सुनकर कैंग भी अपनी स्लेव को उसके ओनर की पावर्स दिखाने को तैयार है। उसकी और डेओरका की फाइट शुरू हुई और कैंग के मल्टीपल पंचेस से डेओरका घायल होने लगी पर डेओरका उसे चकमा देते हुए एक पावरफुल पंच करती है जिससे कैंग भी घायल हो जाता है। डेओरका कैंग से कहती है कि वो उसे हील कर देगी अगर वो उसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर उसे जाने देगा पर डेओरका नहीं जानती थी कि उसके सामने भी एक मॉन्स्टर खड़ा है। कैंग खुद को हील कर फाइट में वापस आ चुका है और हम देखते हैं कि डेओरका के पास भी हीलिंग एबिलिटीज हैं। एक और घमासान बैटल शुरू हुई और दोनों अपनी पूरी पावर्स एक दूसरे का सामना कर रहे थे। डेओरका की हीलिंग पावर्स उसे इतना जल्दी हील नहीं कर पा रही थी जितनी तेजी से कैंग उसे घायल कर रहा था। कैंग भी इतने चैलेंजिंग ओपोनेंट से मिलकर बेहद खुश है क्योंकि पहली बार उसे एक हाई लेवल डीमन से फाइट करने का मौका मिल रहा था। तभी डेओरका ने अपने डीमन विंग्स ओपन किए और कैंग पर एक फाइनल अटैक करने के लिए उड़ान भरी। कैंग भी अब इस फाइट को खत्म करना चाहता है तो वो भी डेओरका के अटैक के लिए तैयार है पर डेओरका की पोजीशन बहुत अजीब थी और कैंग ने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कैंग जब तक अपने होश संभालता तब तक डेओरका ने उस पर एक पावरफुल किक से अटैक किया जिसके साथ ही कैंग की पावर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे कैंग बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब कैंग को होश आया तब उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी गलती की वजह से डेओरका से हार गया था पर इस फाइट में डेओरका के भी कपड़े फट चुके थे तो वो अपने ओनर कैंग से उसे नए कपड़े दिलाने को कहती है। कैंग पोर्टल से एक ड्रेस निकालकर डेओरका को देता है जिसे पहनकर वो ये दर्शाती है कि उसने फाइनली कैंग को अपना ओनर स्वीकार कर लिया है। अपनी पूरी पावर्स यूज करने के बाद डेओरका भी एग्जॉशन से बेहोश हो जाती है और कैंग को से उसका ध्यान रखने को कहती है। दूसरी तरफ सेंटिस किसी से ऑक्स और नल्स की मिस्टीरियस किलिंग पर चर्चा करते नजर आ रही है।
हम देखते हैं कि काउंसिल वुमन सेलेबस सेंटिस से मिलने आई है और नल फॉरेस्ट की बात सुन उन्हें अपना और कैंग का एनकाउंटर याद आ रहा है। सेंटिस ने सेलेबस को उस इंट्रूडर का पता लगाने के लिए बुलाया है जिसने उसके रूम में घुसकर कैंग का बैग चुरा लिया था। सेलेबस के पास एक स्पेशल स्लाइम है जो इंट्रूडर का पता लगा सकता है। वो दोनों सेंटिस के रूम में ही हैं जहां अभी तक कैंग के जूतों के निशान मौजूद थे। स्लाइम अपनी पावर्स का यूज कर शाइन करने लगता है और सेलेबस रिवील करती है कि वो इंट्रूडर दीवार पर टंगी होली स्वॉर्ड का यूज कर इस रूम से एस्केप कर पाया था। ये जानकर सेंटिस सदमे में आ गई क्योंकि इसका मतलब था कि कल्प्रिट एक हीरो है, क्योंकि हीरोज ही होली स्वॉर्ड को यूज कर सकते हैं। सेलेबस का काम पूरा हो चुका था और जाने से पहले वो बताती है कि वो जल्द ही मैजिक अकेडमी ज्वाइन करने वाली है। उसे वॉर में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो प्रोफेसर बन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहती है। आगे हम ओहानो को बेहद खुश देखते हैं। उसमें और चॉय में कई लेवल्स का डिफरेंस होने के बावजूद उनका मैच ड्रॉ हुआ था, जिससे ओहानो खुद को काफी स्ट्रॉन्ग समझने लगा था और अपनी ट्रेनिंग के लिए उसने कई सारे वेपन्स भी ऑर्डर कर लिए हैं। रात में एल्सिस हीरोज को आने वाले टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक टेरिटरी में कई ऑक्स को रिलीज किया गया है और हीरोज को उन्हें मारकर उनके पैरों में बंधे टैग्स को कलेक्ट करना है। ऑक्स का नाम सुन हीरोज डर गए, पर एल्सिस कहता है कि जो सबसे ज्यादा टैग्स कलेक्ट करेगा उसे विनर घोषित किया जाएगा और विनिंग प्राइज में उस हीरो को एक होली स्वॉर्ड भी दी जाएगी। होली स्वॉर्ड का नाम सुन चॉय में टूर्नामेंट जीतने की आग सुलग गई और वो हर हाल में इस टूर्नामेंट को जीत ओहानो को पीछे छोड़ना चाहता है। ओहानो ने भी कुछ गार्ड्स को हीरो टूर्नामेंट के बारे में बात करते सुना था। इसके बाद वो भी अकेडमी अटेंड करना चाहता है, पर वो अकेडमी कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि अपनी वियर्ड फैंटेसीज को पूरा करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी उसका हीरो स्टेटस नहीं है तो वो अकेडमी अटेंड नहीं कर सकता था। ओहानो ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले अपना हीरो स्टेटस वापस लेगा, जिसके बाद वो तुरंत टेम्पल चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसने अनाउंस किया कि वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और ये सुन चॉय गुस्से से पागल हो रहा था। एल्सिस ओहानो से कहता है कि अगर वो हीरो फंड वापस लौटा दे तो वो टूर्नामेंट में पार्ट ले सकता है। ओहानो कहता है कि उसने सारे फंड्स ट्रेनिंग पर खर्च कर दिए पर वो फ्यूचर में उन्हें सारे पैसे लौटा देगा। एल्सिस को गुस्सा आ रहा था और वो पर्सनली ओहानो का लेवल चेक करना चाहता था। ओहानो भी अपने नए स्किल्स दिखाना चाहता है पर बैटल शुरू होते ही खत्म हो गई और एल्सिस ने ओहानो को एक ही अटैक में धूल चटा दी। इसके बाद एल्सिस उन हीरो से हाथ उठाने को कहता है जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट में हीरोज को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो इस टूर्नामेंट में मारे भी जा सकते हैं। कुछ हीरोज इससे घबराए हुए हैं तो वहीं कुछ बिना समय गवाए बेझिझक हाथ उठा देते हैं। कुछ हीरोज को हिचकिचाते देख एल्सिस उन्हें मोटिवेट करता है पर सेंटिस उसे बीच में ही टोक देती है। वो कहती है कि जो हीरोज पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो इसी वक्त अपना सामान बांधकर टेम्पल से निकल जाएं, क्योंकि ये टेम्पल केवल बहादुर हीरोज को सपोर्ट करता है और ये कमजोर हीरोज की धर्मशाला नहीं है। ये सुनते ही सारे हीरोज तुरंत पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो अभी भी डर रहे थे उन्हें टेम्पल से निकाल दिया जाता है। अपने डर पर विजय पाना ही इस टूर्नामेंट का पहला फेज था और बचे हुए हीरोज इस फेज को क्लियर कर चुके थे। दूसरी तरफ हम कैंग को डिओर्का के साथ ट्रैवल करते देख रहे हैं। डीमन उनसे अलग हो चुका है क्योंकि इतने पावरफुल लोगों के बीच उसे बार बार अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो उनसे अलग ट्रेनिंग पर निकल जाता है। कैंग और डिओर्का को साथ देख गॉड को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो कैंग को छोड़ वहां से चला जाता है। गॉड सीधे टेम्पल में आ गया जहां उसे सारे इवेंट्स के बारे में पता चलता है। टूर्नामेंट का विनिंग प्राइज होली स्वॉर्ड है पर चैंपियंस को मैजिक अकेडमी ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। ये जानकर गॉड वहां से निकल वापस कैंग के पास आ गया जो एक होटल में रुका हुआ है जहां डिओर्का रेस्ट कर रही थी। गॉड कैंग से अकेडमी ज्वाइन करने की जिद करने लगा पर कैंग के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। कैंग सिटी छोड़ने से पहले उन स्लेव थीव्स को सबक सिखाना चाहता है जिन्होंने लास्ट टाइम उस पर अटैक किया था। कैंग ने गॉड से कहा कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो भी अकेडमी जाने के बारे में सोचेगा। गॉड के पूछने पर कि उसे क्या हेल्प चाहिए, कैंग कहता है कि उसे मछली फंसाने के लिए चारे की जरूरत है क्योंकि डिओर्का भी बेहोश है। तो अगले दिन गॉड ने कैंग का ट्रांसलेटर बन उसकी स्लेव्स खरीदने में मदद की। इतने सारे स्लेव्स को देख चोर भी आ गए जो कैंग के बिछाए जाल में फंस चुके थे। ये स्लेव्स कैंग ने उन चोरों को बाहर लाने के लिए ही खरीदे थे। चोरों का लीडर भी वहां आ चुका है पर गॉड कैंग से ये सब जल्दी निपटाने को कहता है। कैंग अपनी पावर्स का यूज कर कुछ ही देर में सारे चोरों की धुलाई कर देता है। लीडर ने जब वहां से भागने की कोशिश की तो कैंग ने उसकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इसके बाद कैंग ने चोरों को गार्ड्स के हवाले कर दिया और स्लाइम्स उस जगह को साफ करने लगे, पर वो उन बोन्स को नहीं खा रहे थे जो चोरों के पास से मिले थे। ये बोन्स असल में रेयर इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें स्लाइम्स नहीं खाते। गॉड ने फिर से अकेडमी जाने की जिद पकड़ ली पर कैंग उसे इग्नोर कर रहा था। तभी एक नाइट कैंग के पास आकर उससे कुछ कहता है जो वो समझ
नहीं पा रहा था। कैंग के कहने से पहले ही गॉड ट्रांसलेशन शुरू कर देता है। वो नाइट कैंग से उन बोन्स को खरीद अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहता है, जो जल्दी ही अकेडमी ज्वाइन करने वाला था। गॉड के बार बार जिद करने पर कैंग नाइट से कहता है कि बोन्स देने के लिए उसकी एक शर्त है। वो बोन्स के बदले पैसे नहीं चाहता, बल्कि अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। पर नाइट इसे साफ इनकार कर देता है। अपने प्लान्स को फेल होते देख गॉड गुस्से में जमीन पर पैर पटक रहा था। तभी डियोरका भी वहां आ जाती है और एक हाई लेवल डीमन को सिटी में घूमते देख नाइट उससे फाइट करने को तैयार हो जाता है। गॉड कैंग को नाइट से नेगोशिएट करने को कहता है, पर बात आगे ना बढ़ते देख गॉड का भी पेशेंस खत्म हो रहा था। गॉड ने एक दूसरा तरीका सोचा और वो वहां से गायब हो गया। तभी उस एरिया में एक डेडली प्रेशर फील हुआ और हम देखते हैं कि एक खतरनाक लेजेंडरी ड्रैगन उस सिटी में आ चुका है। वो उस सिटी के ऊपर उड़ते हुए चेतावनी दे रहा है कि इस बार उसके कहर से उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी कुछ बहुत विचित्र हुआ और ड्रैगन को आभास हुआ कि उसका लेवल रीसेट होकर लेवल 1 हो चुका है। ड्रैगन घबरा गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है जिसमें ड्रैगन को भी पावरलेस करने की शक्ति है। कैंग सब समझ चुका था, क्योंकि ड्रैगन के साथ ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना चहेता गॉड है, जो ये सब किसी बड़े रीजन से कर रहा था।